ओके, नाउ रिकॉर्डिंग आल्सो स्टार्टेड बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स में हमने पहली हेडिंग पढ़ ली है, व्हाट इज रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट। याद आ गया रेट क्या था? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे? रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन of any reactant or product per unit time is called as rate। और rate किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने सेकंड हेडिंग पढ़ी, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है? ठीक है, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? R is equal to R equals to K A raised to the power n। ये जो K था ये है रेट कांस्टेंट। ठीक, तो बच्चों रेट कांस्टेंट और रेट कब इक्वल होते हैं? अगर हम कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 करते हैं तो ये R और K इक्वल। ठीक है, और ये n अभी हमें पढ़ना बाकी है। इट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रीच। अगली हेडिंग जो हमें आज पढ़नी है, आज की जो हमारी हेडिंग है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट की। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे कैसे आप बदल सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आज हमें पढ़ना है। ओके, तो बच्चों पहला फैक्टर, बेसिकली ये दो चीजों पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, या दो चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। वन इज टेम्परेचर एंड अदर इज कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट, इन दो पे ये डिपेंड करता है, इन दो से चेंज होता है। एंड द इम्पैक्ट इज गिवन बाय अर्हेनियस इक्वेशन। व्हिच इक्वेशन? अर्हेनियस इक्वेशन। आई होप तो सभी को याद है, क्लास 11 में आपने अर्हेनियस नाम सुना ही है, जहां आपने सबसे पुरानी थ्योरी देखी थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और एसिड बेस वहीं अर्हेनियस इक्वेशन भी देखी है। तो यहाँ की अर्हेनियस इक्वेशन ये है बेटा, K equals to A e raised to the power minus EA upon I। ये इक्वेशन कहलाती है अर्हेनियस इक्वेशन। पुरानी एनसीईआरटी अगर आज से कम 6 या 7 साल पुरानी देखोगे तो इवन इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी था इस ए फैक्टर का। अब हमें सीधा इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स डील करने होते हैं। तो यहाँ पहले सारे टर्म्स देख लो क्या है बेटा। K क्या है? ऑब्वियसली इट इज स्पेसिफिक रेट। ठीक है, या रेट कांस्टेंट है। यहाँ P सभी को मालूम है, दैट इज टेम्परेचर, ऑलवेज इन केल्विन। तो टेम्परेचर हमेशा काहे में रखना बच्चों? केल्विन में ही रखें। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू तो आप ये वही वैल्यू रखेंगे, बट इसमें एक छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू रखें? 0.08 रखें, 8.3 रखें, कौन सी? ठीक है, तो यहाँ गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज डिपेंडिंग ऑन EA, यानी एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी। आई होप तो क्लियर है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी या तो जूल, किलो जूल, कैलोरी या किलो कैलोरी, इनमें होगी। इसलिए R की भी वैल्यू आपको जूल या कैलोरी वाली ही रखनी है, या किलो जूल किलो कैलोरी में रखनी है। लीटर एटमॉस्फेयर में R नहीं। बोलो बेटा क्लियर? लीटर एटमॉस्फेयर में R नहीं रखा जाएगा। काहे में रखोगे? किलो जूल या जूल। वो अभी मैं लिखूंगा वैल्यू सारी। इसके बाद ये तो आपको मालूम ही पड़ गया क्या है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इज एक्टिवेशन एनर्जी, और ऑब्वियसली इसकी यूनिट और R की यूनिट मैच करनी चाहिए। ये ऑब्वियसली E वर्ड कहलाता है एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये A वाला वर्ड जो है ये ऑब्वियसली कहलाएगा प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। ये प्री एक्सपोनेंशियल टर्म, या इसके कई नाम रखते हैं। ये अर्हेनियस पैरामीटर कहलाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है, याद रखिएगा इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, या अर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड सेम।
तो ये इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, a इक्वल्स टू a e की पावर a इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन r। ये इक्वेशन है which is termed as Arrhenius equation। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना, आपको इजीली इक्वेशन समझ में आते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है। इसकी लॉग फॉर्म लिख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा ये आसान हो जाएगा, इजीली हमें समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। तो एक आपको पहले लॉग फॉर्म लिख लेते हैं। ये हो गया बेटा लॉग के, इसका लॉग लेंगे लॉग ए, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर। ये अभी मैंने लॉग विद द बेस ई कह लीजिए, ये लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर। और कोई बच्चा ये भी कह सकता है आगे का टर्म कहाँ गया बेटा, इसका लॉग हो गया लॉग के, इसका लॉग हो गया लॉग ए, ये पावर बाहर आ जाती है और आगे था लॉग ई विद द बेस ई, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, इसकी पावर तो बाहर आ गई और अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो ये 1, तो इसीलिए इसकी लॉग फॉर्म ई है। और अगर लॉग विद द बेस ई हटाएं और विद द बेस 10 लाते हैं तो एक कन्वर्जन फैक्टर 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे करूँ, दो जगह मुझे करना, तो बेहतर है कि मैंने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड किया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करूंगा तो ये खाली log a बचेगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, ये खाली log a बचेगा और यहाँ पे 2.303 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये e a अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। ये हमारी लॉग फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई है। लॉग फॉर्म ऑफ इक्वेशन थोड़ा सा इजी लगेगा आपको समझने में, इसलिए मैंने इसे लॉग में चेंज किया है। तो इसकी लॉग फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया आज का, कि रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट वेलोसिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज कॉल्ड एज टेम्परेचर एंड अदर इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता, ना तो ओरिएंटेशन पे, ना सरफेस एरिया पे या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन रेट, सॉरी टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैसे डिपेंड करता है, मतलब कैटलिस्ट ऐड करें तो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज टर्म्ड एज Arrhenius इक्वेशन। a equals to a e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म e raised to the power minus e upon r, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं ये टर्म्स हैं क्या। बच्चों पहले हम सपोज ये टर्म लेके चल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो k बढ़ेगा या कम होगा। क्या आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर और k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने पे k बढ़ता हुआ दिख रहा है या कम होता हुआ दिख रहा है, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? इनवर्सली। तो इसमें कई बच्चों को ये लगेगा कि ये इनवर्सली है, क्योंकि वो ध्यान से देख नहीं रहे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टेम्परेचर और k क्या है, डायरेक्टली। कैसे, अभी मैं लिख के करा रहा हूँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, ठीक है, मैंने जानबूझ के लिख दिया कि बाद में तुम पलट ना जाओ। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कम, क्योंकि 4 से डिवाइड करना पड़ा। ये पूरा टर्म कम हो गया है तो इसमें से कम माइनस करना पड़ा, और अगर कम माइनस किया है तो k की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ बेटा टेम्परेचर और k क्या हो गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है। या फिर कई लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए कि अगर मैं इस इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरा टर्म कम हो गया, बट ये पूरा टर्म डिवाइड में है, माइनस है ना पावर, तो ये पूरा टर्म डिवाइड में, और अगर डिवाइड में पूरा टर्म है तो इसका मतलब कम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर ज्यादा आएगा। तो टेम्परेचर और k डायरेक्ट। ऐसे ही अगर आप देखें अगला फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी और k में क्या रिलेशन है, तो अब आपको लगेगा k और एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली है। क्यों, क्योंकि
जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, ये टर्म ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इसमें से ज्यादा माइनस किया, इसमें से ज्यादा माइनस किया, तो आंसर तो ये ज्यादा तो वो कम। तो टेम्परेचर और के डायरेक्टली है और टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? टेम्परेचर एंड के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर इनवर्सली। ठीक है, इसे हम और देख करते हैं, थोड़ा सा और देख करते हैं। K is equal to A e की पावर माइनस ए बटे आर। बेटा ये हमारी इक्वेशन है। एक बार ध्यान से समझना कि यहाँ A क्या है, व्हाट इज A? अगर आप समझ पाए तो बेसिकली A की मैक्सिमम वैल्यू A, ध्यान से सपोज मैंने टेम्परेचर कर दिया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब होता है जितने मॉलिक्यूल थे सब टकरा गए, सबसे प्रोडक्ट बन गया। तो जब मैंने टेम्परेचर इनफाइनाइट किया तो ये टर्म खत्म हो गया, टेम्परेचर इनफाइनाइट, ये टर्म खत्म। ठीक है, किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो जीरो आएगा, देयर इज समथिंग, अगर पावर जीरो है तो वैल्यू 1 होगी, ये पूरा 1। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये मतलब k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है a। a को जरा ध्यान से समझो, बेसिकली a इज द मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजंस। कितने हो सकते हैं टोटल इफेक्टिव कोलिजंस, वो है a। और फिर ये क्या टर्म है, ये तो हो गया आपका मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजंस। मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन जो हो सकते हैं वो है बेटा हमारा a। तो ये क्या टर्म, दिस, ये जो दूसरा टर्म है ये क्या है? अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, और अगर बच्चों आप समझ गए कि ये वाला टर्म क्या है, दिस क्या है, ये टर्म है बेसिकली फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 1/2 1/3 ऐसे कुछ आएगी। इट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये उस समय का फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स 1/2 1/3। और इतना मैक्सिमम हो सकता था, इतना फ्रैक्शन इफेक्टिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बताएगा हमें कि k की उस समय की वैल्यू। क्लियर? तो k कैसे निकाला जाता है, a into this। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक क्वेश्चन है जो इसमें टीचर्स ज्यादा परेशान करते हैं कि a क्या है, आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, फिर वो कहते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो a बढ़ेगा या कम होगा, और इसका आंसर है टेम्परेचर बढ़ाने पे a चेंज नहीं होगा। कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे भाई a है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी, तो a भी चेंज होगा। तो उसका आंसर है टेम्परेचर बढ़ाने पे a चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि a तो क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन, यानी किसी रिएक्शन में 1000 इफेक्टिव कोलिजन हो सकती हैं, तो वो a की वैल्यू है। अब जब मैक्सिमम 1000 है तो उससे ज्यादा कहां से वैल्यू नहीं आए, समझ में आ रहा है? चाहे टेम्परेचर कितना बढ़ा ले, मैक्सिमम से ज्यादा रिएक्शन थोड़ी होगा। तो इसलिए जो ये वाला टर्म है ये है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और ये है मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन। और ऑब्वियसली ये टर्म जब 1 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, k की वैल्यू a के बराबर। डायमेंशन एनालिसिस से भी अगर आपको मालूम हो तो ये वाला टर्म पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस होता है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब a की यूनिट वही होगी जो k की यूनिट होगी, a और k की यूनिट क्या होंगी, सेम। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहां से आपके लेवल पे 12th लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। बेटा 12th लेवल पे जो क्वेश्चन है वो इस बात पे ज्यादा है, a इज इक्वल टू a, हम इसे प्रोपोर्शनली तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों k इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस a अपॉन r। ये हमारी अरेनियस इक्वेशन है।
अब मैं जरा 12th स्टैंडर्ड की आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमने ये लॉग, log k इज इक्वल टू log k माइनस ये अपॉन 2.303 आर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो 12th में सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसका ग्राफ। ये इक्वेशन किसमें आ रही है? ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। आई होप सो स्ट्रेट लाइन आपको इतनी पता हो, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो चाहे आप मैथ्स के हो, स्ट्रेट लाइन इतनी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट सुन लीजिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन कौन सी है? ये ग्राफ की एक्सिस होती है, इतना तो सभी को मालूम होता है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इस टर्म या इस पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट को जीरो कह देते हैं, और इसके इधर यूजुअली एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और इधर नेगेटिव वैल्यूज। जहां y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, y की नेगेटिव वैल्यूज। तो ये ग्राफ का बेसिक पैटर्न। और अगर कोई ग्राफ हमारा इस ओरिजिन से पास ऐसे हो, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं y इक्वल्स टू mx, यानी y और x की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है। लेकिन यही ग्राफ अगर मेरा यहां से शुरू हो, ये, तो एक बेसिक सी बात आ रही है कि भैया ये इनिशियल y की इतनी एक वैल्यू है जिस समय x 0 है। तो हमने इसकी एक इक्वेशन बना ली। इसकी इक्वेशन क्या बनाई है बच्चों? इसकी इक्वेशन बना ली y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जरा यहाँ x की वैल्यू 0 रखिए। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की एक इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। तो y की जो इनिशियल वैल्यू है उसका नाम रख दिया गया है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये बेसिकली y की इनिशियल वैल्यू है। और अगर उल्टा लिखें तो x की इनिशियल वैल्यू भी हो सकती है कुछ। ठीक है, जब y 0, ग्राफ वैसे भी आपने देखे हुए हैं, तो ये इंटरसेप्ट कहलाता है c। तो बेसिकली c क्या है? ये जो c है ये y ही है। ठीक है, बस y की ही वैल्यू है, y की इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू है। यानी y और x है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक इनिशियल y की शुरू की वैल्यू है जिस समय x 0। ठीक है, एक तीसरा ग्राफ यहां ये आ सकता है बेटा, थर्ड वन दिस वन। ठीक, और इस ग्राफ में अगर हम कहें तो इसको अगर ऐसे ही प्रोपोर्शनल बढ़ाते जाएं तो शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा y इक्वल्स टू mx माइनस सी। कहने का मतलब यहां y की इनिशियल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और ये ग्राफ ऐसा चल रहा है m पॉजिटिव में। तो क्या ये तीनों लाइंस आपको क्लियर है? ये पहला ग्राफ मैंने बनाया था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक था y इक्वल्स टू mx, एक था y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और एक, ठीक है, ओके बेटा अभी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ग्राफ्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, एक आध बच्चे ने कहा था ना बोर्ड को थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये 3 ग्राफ है। अब 3 इसके उल्टे ग्राफ भी आ सकते हैं। कौन से 3 ग्राफ आ सकते हैं? बेसिकली ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक लाइन ये थी, एक ये थी, एक ये थी। ये 3 हमारी अभी 1 2 3 बन चुकी है। ठीक है, अब 3 लाइन में ऐसे बनाना चाहूंगा, एक ये और एक। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे क्रॉस 0 क्रॉस 0। ठीक है, तो बच्चों अब ये वाली जो 4 5 6 लाइंस हैं ये मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन जानबूझ के दोबारा ड्रॉ करूंगा कि घिसपिच ना हो। ये हुई पहली लाइन। ठीक है, एक मिनट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, जस्ट
ओके, तो बेटा ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अब जरा देखो, इसका स्लोप नेगेटिव है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और इंटरसेप्ट तो यही है, पॉजिटिव एक्सिस में है, प्लस, तो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये वाली लाइन ये ओरिजिन से मान लेना पास हो रही है, ऑब्वियसली इट इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है, और ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस। तो ये 6 ग्राफ हो सकते हैं बेसिकली। अब ये मेरी इक्वेशन है, इसको एक बार चेक करिए, y इज, या मैं y के टर्म में नहीं बोलना चाह रहा था, सॉरी, log k इज इक्वल्स टू log a minus EA upon 2.303 r and 1/2। तो यहाँ वेरिएबल टर्म्स कौन कौन से हैं जिनमें हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर है। यहाँ वेरिएबल टर्म्स कौन से हैं, एक log k और ये 1/3, ये दो वेरिएबल्स ले लिए हमने, यहाँ k की वैल्यू देख रहे हैं और ये 1 अपॉन टेम्परेचर देख रहे हैं। तो आपको ये क्लियर होगा 1 अपॉन टेम्परेचर और k ये आपस में क्या है, बोलो, डायरेक्टली है इनवर्सली? ये इनवर्सली, क्योंकि टेम्परेचर और k डायरेक्टली थे, तो 1 अपॉन k और टेम्परेचर इनवर्सली। इज इट क्लियर? तो 1 अपॉन k नहीं, 1 अपॉन t और log k, और इनके बीच का जो ग्राफ आएगा, अगर मैं इसको और इसको ग्राफ कहूं, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस m का मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा, तो ये जो स्लोप आ रहा है इट इज EA अपॉन 2.303 r, और अगर ग्राफ नहीं दिखा रहे तो माइनस में लिख देंगे ये वाली वैल्यू। और ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहने का मतलब log k की इनिशियल वैल्यू, तो ये आएगी log a। तो ये एक तरीके से y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये माइनस m इसका स्लोप है, और ये log a इसका इंटरसेप्ट है। ये ग्राफ बना है। बोलो बच्चों, अगर आपको ये ग्राफ क्लियर है तो फिर 1 टाइप करिए, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू mx माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसी ग्राफ की दो वैरायटी, या इसी में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कि टेम्परेचर राइज किया है, तो बताओ k कितने टाइम्स बढ़ गया, या कैटलिस्ट ऐड किया तो k कितना चेंज हुआ। पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट ये था हमारा log a1 इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T1, यानी शुरू का टेम्परेचर T1 है, उस समय इसकी इनिशियल वैल्यू K1 है। टेम्परेचर बदलने से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R नहीं बदलेगा, 2.303 नहीं बदलेगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलेगी। आज हमने समझा है A, जिसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो कहते हैं, बट A का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितने इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। तो भैया टेम्परेचर बदलने से जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो भी नहीं बदलेंगे, तो टेम्परेचर बदलने से ये भी नहीं बदला गया, बाकी चीजें भी नहीं बदलेगी। तो टेम्परेचर बदलने से सीधा कौन बदला है, खाली K बदला। अब टेम्परेचर चेंज करके हमने कर दिया कोई नया टेम्परेचर P2, तो भैया बाकी वैल्यूज सारी वैसी ही रही हैं, बाकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है, खाली टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया। शुरू का टेम्परेचर T1 तो K की वैल्यू K, टेम्परेचर T2 तो K की वैल्यू K। ये शुरू की इक्वेशन बात। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं सेकंड माइनस 1 करिए। अगर आप सेकंड माइनस 1 कर लें तो आपको क्या दिखेगा, यहां दिखेगा लेफ्ट में log k2 माइनस log k1। दैट मींस आप इसे लिख सकते हैं log k2 अपॉन k1। याद आ रहा है, log x अपॉन y क्या था, log x माइनस log y, ऐसे ये log k2 माइनस log k1 है, तो log k2 by k1 लिख सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट, जैसे ही आप इस इक्वेशन में से इसे माइनस करेंगे तो ये log a माइनस log a यानी log a बाई a, जैसे ये लिखा log a बाई a यानी log 1 0 होता है, तो ये मैं यही कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये यही कैंसिल कर दिया, डन। अब बेटा जरा ध्यान से देखें, इस पॉइंट में गलती ना हो, सेकंड माइनस फर्स्ट किया है तो ये जो EA अपॉन 2.303 R था ये कॉमन लिया है, सेकंड माइनस फर्स्ट करने पे फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस में हो गई और सेकंड वाली वैल्यू माइनस। बोलो क्लियर है, यहां माइनस है और जब मैं इसे माइनस साइन यहां लगाऊंगा, यहां मैं माइनस साइन बेटा लगाऊंगा तो ब्रैकेट ओपन होते ही ये T1 प्लस का होगा, तो आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये इक्वेशन आई, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन डिराइव होके आई है log K2 माइनस K1 या log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, ये हमारी फाइनल इक्वेशन या मेन इक्वेशन आई, ठीक है, और इसमें टेम्परेचर चेंज करके न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है, तो यहाँ पहली इक्वेशन जो आ रही है दैट इज log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1, एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इस इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, इस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, वहीं से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज किया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज, लेट्स सपोज मैंने ले लिया है 54 किलो जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी 54 किलो जूल है, पर मोल की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी 54 किलो जूल, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम्स या हाउ मेनी टाइम्स रेट कांस्टेंट बिकम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा, कैलकुलेट द टाइम्स रेट कांस्टेंट बिकम्स, रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाएगा, कैलकुलेट द टाइम्स रेट कांस्टेंट बिकम्स, करिए, चलिए पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दूं, नियरली 2 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या क्या गलती आपसे हो सकती है, हम उस पर फोकस करते हैं, कहाँ कहाँ आपके मिस्टेक के चांसेस। पहला पॉइंट, हमें यहाँ log K2 by K1 निकालना है, इक्वल्स टू EA 54 किलो जूल है, तो मैंने इसे जूल में चेंज कर लिया है, ये जूल है, नीचे 2.303 R की वैल्यू 8.314 जूल में होती है, और अगली जो गलती होती है वो टेम्परेचर में, यहाँ तो 10 ठीक है और यहाँ 308 इंटू 298 होना, अधिकतर बच्चे क्योंकि ऊपर 35 माइनस 25 10 ही आता है, तो नीचे भी 35 और 25 लिखा रहता है, वो एक मेजर गलती होती है बच्चों से कि इसे केल्विन में चेंज ना, तो यहाँ इस क्वेश्चन में 3 जगह मिस्टेक बच्चे करते हैं, 3 कोशिश करना वो आपसे मत। पहली मिस्टेक, जब भी मैं कॉपी चेक करता हूँ पहली मिस्टेक में ये देखता हूँ आर की वैल्यू बच्चे ने सही रखी है या नहीं रखी है,
इससे मैच होनी चाहिए। हाँ, अगर इसे किलो जूल रखता तो 10 की पावर -3 नीचे रखना था, मतलब किलो जूल में रखना था, मैंने जूल में चेंज किया तो जूल में से। दूसरी गलती बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं, वो केल्विन में नहीं रखते, वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखते हैं। ठीक है, तीसरी एंड फाइनल मिस्टेक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं अप्रोक्सीमेट मान ले रहा हूं, तो log k2 upon k1 is suppose 0.301 r, सपोज, ठीक है, सपोज। तो बच्चे क्या करते हैं, ये 0.30, जबकि लास्ट स्टेप है एंटी लॉगिंग, क्योंकि उन्होंने ये पूरी पूछा है लॉग के टर्म्स में बता, उन्होंने तो कहा भाई कितने टाइम्स हो गए, तो यहाँ लास्ट स्टेप की मिस्टेक है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, और तब एंटी लॉग आएगा k2 अपॉन k1 is 2। मैं कह रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको वो वैल्यूज गारंटेड लॉग और एंटी लॉग की गिवन होती है जिनमें क्वेश्चन होता है। बस ये है कि दो चीजों की जरूरत है और चार चीजों का लॉग दे देते हैं, जिससे कि आप सोच समझ के लगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग के हिसाब से k2 अपॉन k1 is 2 आता है। तो ये तीन जगह मिस्टेक बच्चों से जो होती है वो ना हो आपसे, एक आर की वैल्यू सही से पुटअप करें, एक टेम्परेचर को केल्विन में रखें, और एक फाइनल स्टेप में अगर एंटी लॉग लेना है तो ध्यान से एंटी लॉग जरूर लीजिए। बोलो ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है तो फिर 2 टाइप करिए। गुड, ठीक, नेक्स्ट एक बार इसका रिवर्स क्वेश्चन कर दे चाहेंगे पीछे। ठीक है, मतलब रिवर्स का क्या है कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 25 to 35, मतलब आपको उन्होंने कह दिया कि ये डबल हो रहा है, तो log 2 इधर आ गया, एक्टिवेशन निकालनी है 2.303, आर की वैल्यू मैंने फिर से वही 8.314 10 की पावर -3 यानी किलो जूल में ली है, तो इसका आंसर किलो जूल में आएगा, और ऊपर का डिफरेंस 10 ही रहेगा, और अगर वही 298 और 308 लिया है तो ये आ गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लॉग को अभी पता ही है हमें 0.301 है। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई, EA इज इक्वल टू, ठीक है, EA इज इक्वल टू 0.301 into 2.303 8.314 into 10 की पावर -3 into 298 into 308 अपॉन 10। अब बच्चों अगर ये ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बताते हैं कि आंसर में कितना गया है उसे देखते हुए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इसको भैया 300 मान लो, इसको भी 300 मान लो, अगर दोनों को 300 मान लिया तो 90,000 हो, और क्योंकि दोनों में चेंज आप कर रहे हैं तो एक को 310 कर लो, या इसको 300 कर लिया है, थोड़ा बढ़ाया है, इसे कम करना है तो इसे 305 कर लो, थोड़ा एक मैनिपुलेट कर लिया है तो ये 90,000 आएगा, और 90,000 के 3 जीरो ये और एक ये चारों कट जाएंगे, यानी ये 9 रह जाएगी वैल्यू, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल इस चैप्टर में आपको याद हो जाएगा 0.693 होता है, फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो 9 ये हो गया, 9 का नियरली 0.7 टाइम्स है और इनटू 8 है, तो 9 into 8 is 72, 72 से कुछ ज्यादा 75 74, और उसका 0.693 यानी 0.7 टाइम्स फिर से कम हो गई, 50 के आसपास 51 54 आ सकता है। जब आप इसे एग्जैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि EA की कितनी वैल्यू हो कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाए। तो मुझे जहां तक याद था वो 54। बोलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर है? Good. इसी में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देख सकते हैं, कैसे? ये है K1 log A, ये है EA1 2.303। जब हमने कैटलिस्ट डाला A चेंज नहीं होगा, ठीक है, 2.303 चेंज नहीं होगा, R नहीं होगा, और कैटलिस्ट से टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, यानी कैटलिस्ट डालने पर
जो चीज चेंज होती है वो खाली एक्टिवेशन एनर्जी है, और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने से के भी चेंज हो जाएगा। अगेन दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड, और अगेन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ये आएगा log k2 अपॉन k1। बिल्कुल पहले की तरह ये a कट जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है, यहाँ माइनस है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते ही ये प्लस का होगा, 2.303 r। ये इक्वेशन बच्चों हमारी आ जाएगी, दैट इज खाली कैटलिस्ट ऐड किया है, ठीक है। तो अगर हमने खाली कैटलिस्ट ऐड किया है बच्चों, तो आप इक्वेशन लिखेंगे log k2 upon k1 E upon 2.303, सॉरी E1 minus 2 upon 2.303 r। और गलतियां फिर वही होती हैं, एंटी लॉग ना लेना, एक्टिवेशन एनर्जी और आर की यूनिट सेम ना रखना, टेम्परेचर केल्विन में ना रखना, ये तीन प्रॉपर मिस्टेक हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर है, ठीक है। एक बच्चे ने बैच शुरू होते समय पूछा था मॉर्निंग बैचेस लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। हाँ, पिछले 2 टर्म से नहीं लगे, मैं बाहर था, लेकिन अब फिर से लगेंगे, ऑब्वियसली कल से लगे, ठीक है। टुमारो इज थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लगते थे, फिर से, ठीक है। तो और किसी ने कुछ पूछना तो जल्दी पूछ लो। और आज के क्लास का थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा पिक्चर क्वालिटी या बाकी क्वालिटी, जिससे कि देख लें कैसा इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ बेटा, कल से हम ऑर्डर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स मैंने शायद भेज दिए हैं, और नहीं भेजे तो आज पक्का भेज दूंगा क्लास के बाद। और टेस्ट का रिजल्ट भी इसके नोट्स भेजने के बाद निकाल के दे दूंगा पक्का। और ठीक है, चलो आज चलो